हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनोरंजन टीवी में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आर्टिकल 22 तक। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आर्टिकल 23 से 35 तक। लेकिन आज के इस वीडियो में आर्टिकल 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्टिकल 32 ही हमारे मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाला मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीट याचिका निकालकर हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। आर्टिकल 23 में कहा गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें कहा गया अगर कोई व्यक्ति किसी इंडस्ट्री में, किसी कल कारखाने में, किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय है, तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उसकी तस्करी नहीं कर सकते हैं, बंधुआ मजदूर के रूप में से काम नहीं करा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो यह कानूनन अपराध है। लेकिन राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए आपातकाल की स्थिति में आपको उतनी ही सैलरी में ज़्यादा घंटे काम करना पड़ सकता है। अगर ऐसा करना पड़े तो यह वैध माना जाएगा। यह हमारे संविधान के आर्टिकल 23 के भाग 2 में कहा गया है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जब देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंक वालों को 12 घंटे 16 घंटे तक उतनी ही सैलरी में काम करना पड़ा था। आर्टिकल 24 में कहा गया बाल श्रम निषेध। इसमें कहा गया कि अगर आप अपने इंडस्ट्री में, कल कारखाने या ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी इंस्टीट्यूट में 14 साल से कम आयु के बच्चों को एज ए एम्प्लॉय अगर आप उससे काम करवाते हैं तो यह वैध नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 25 में कहा गया अंतःकरण। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे किसी विशेष धर्म को मानने के लिए मजबूर या बाध्य नहीं किया जा सकता है। वह धर्म का प्रचार कर सकता है। और इसी में कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कहा गया कोई भी व्यक्ति, जैसे हिंदू धर्म में सिंदूर का प्रचलन है और मुस्लिम में हिजाब का प्रचलन है, उसी तरह सिखों को कृपाण लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 26 में कहा गया आप धार्मिक कार्यों में प्रबंधन कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों में धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो आप धन खर्च कर रहे हैं वह बिल्कुल वाइट मनी होनी चाहिए, ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए। मतलब वैधानिक खर्च कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में कहा गया धार्मिक कार्यों के लिए किया गया अर्जित धन टैक्स फ्री होगा। आर्टिकल 29 में कहा गया सरकारी खर्चे से चलने वाले जितने भी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उसमें किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। और वैसे संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 29 और 30 में कहा गया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसमें कहा गया अल्पसंख्यकों की रक्षा। आर्टिकल 30 में कहा गया कि अगर किसी विशेष धर्म के या विशेष समुदाय के लोगों की जनसंख्या बहुत ही कम है, उदाहरण के तौर पर ऐसा समझ सकते हैं किसी शहर में हिंदुओं की या मुस्लिमों की मेजॉरिटी है, उनकी जनसंख्या बहुत ही अधिक है, और सिखों की जनसंख्या बहुत ही कम है, तो उनके धर्म के या लिपि के आधार पर उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्हें भी शिक्षा का बराबर मौका दिया जाएगा, उन्हें भी उतना ही अधिकार दिया जाएगा जितना कि एक मेजॉरिटी को दिया जाता है। और साथ ही आर्टिकल 30 में कहा गया कि उनके लिए भी शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, उनके लिए भी सरकार शिक्षण संस्थान की व्यवस्था कराएगी। जैसे अभी संस्कृत विद्यालय हैं, मदरसा है, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को देखते हुए शिक्षा के आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 31 में कहा गया किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार में रखा गया है। और मोरारजी देसाई द्वारा सन 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे आर्टिकल 300 के क में जोड़ा गया। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल 32 की। तो आर्टिकल 32 में कहा गया यह मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। यह संविधान का संरक्षक है, इसे संविधान का आत्मा कहा गया है, इसे ही संविधान का संरक्षक कहा गया है, इसे संविधान का गारंटर कहा गया है और इसे संविधान का हृदय भी कहा गया है। आर्टिकल 32 ही हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रीट याचिका निकालने की शक्ति प्रदान है। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी 5 प्रकार की रीट याचिका निकालने की शक्ति प्रदान है। आइए जानते हैं रीट याचिका क्या होती है और यह किस पर लागू होता है और किस पर नहीं। आइए बात करते हैं रीट याचिका के बारे में। तो रीट याचिका 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है
बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बारे में मैंने पहले वाले भी वीडियो में मैंने बताया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर में उसे सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा और उसके गुनाहों का विवरण देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वह कस्टडी से छुटकारा पा सकता है। दूसरा है परमादेश। इसमें कहा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी पब्लिक ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं। तीसरा है अधिकार परीक्षा। इसमें कहा गया कि अगर कोई अधिकारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ आप न्यायालय जा सकते हैं। आपको लगता है कि अगर यह कोई गवर्नमेंट जॉब इलीगल तरीके से कर रहा है तो उसकी संवैधानिक जांच होगी। अधिकार परीक्षा को आप छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी का दस्तावेज की चेकिंग हो रही है और आपकी गाड़ी के दस्तावेज प्रॉपर नहीं है तो आपकी गाड़ी के दस्तावेज न होने के कारण जो चालान बनेगा वह एक कांस्टेबल लेवल का व्यक्ति चालान नहीं बना सकता है। आपकी गाड़ी का चालान बनाने के लिए कम से कम ASI के रैंकिंग का अधिकारी का होना जरूरी है। चौथा रीट याचिका है प्रतिषेध। यह किसी व्यक्ति पे नहीं बल्कि यह किसी न्यायालय पे लगाया जाता है और यह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे लगा सकती है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लगा सकती है। तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को आदेश देती है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। पांचवा और अंतिम रीट याचिका है उत्प्रेषण। यह किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि यह भी किसी न्यायालय पे ही लगाया जाता है और इसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पे ही लगाती है। अगर कोई लोअर कोर्ट अप्राकृतिक न्याय या अनुचित न्याय करती है तो उस न्याय को, उस फैसले को रद्द करने के लिए रीट याचिका निकालती है और लोअर कोर्ट को यह आदेश देती है कि आपने जो फैसला सुनाया है आप उसे रद्द कीजिए। इस प्रकार हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट याचिका निकालती है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। लेकिन हाई कोर्ट भी रीट याचिका निकालती है और रीट याचिका के मामले में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है, क्योंकि हाई कोर्ट कानूनी अधिकार एवं मौलिक अधिकार दोनों ही अधिकारों में रीट याचिका निकालती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों पे ही रीट याचिका निकालती है। आर्टिकल 33 में मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया है। अगर आप सेना में हैं, राजदूत हैं या किसी गुप्तचर विभाग के या रॉ एजेंसी के एजेंट हैं तो आपके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है, या फिर आप मीडिया हैं तो आपके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है। आप हर चीज़ को टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं जो हमारे राष्ट्र हित के लिए है। आर्टिकल 34 में कहा गया है मार्शल लॉ, जहां सैन्य कानून होता है वहां पे आपके मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। आर्टिकल 35 में कहा गया है कि संसद के पास यह शक्ति है कि मौलिक अधिकार को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को दिया गया, विदेशियों को नहीं। जैसे जन्म स्थान के आधार पर अगर मान के चलिए अगर कोई विदेशी इंडिया घूमने आते हैं और यहाँ पे किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो जन्म स्थान के आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती और लोक नियोजन की लाभ उन्हें नहीं मिल सकता है। किसी भी पोस्ट के लिए वो इंडिया में एलिजिबल नहीं होंगे। सैन्य कानून जहाँ पे होंगे वहाँ उन्हें घूमने की आज़ादी नहीं होगी। और साथ ही अल्पसंख्यकों की रक्षा, यह भी मौलिक अधिकार है लेकिन यह विदेशी को नहीं दिया जाएगा। तो इसी के साथ भाग 3 समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।